उषा और मानव निर्माण प्रस्तुत करते हैं ऑनलाइन वर्कशॉप डे 3 सेशन 1। स्पीकर धीर सिंह धाबाई। सभी को नमस्कार। आज एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं, जो विषय कुछ वर्षों पहले जिसको कोई जानता नहीं था, आज वो विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय बन चुका है। बात कर रहा हूं मैं मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ की। नॉर्मली हम जब लोग शारीरिक स्वास्थ्य की बातें करते हैं, फिजिकल हेल्थ की हम लोग बातें करते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ के बारे में हम जानना भी नहीं चाहते थे। लेकिन जैसे जैसे ये समय गुजर रहा है, ये पिछले कुछ वर्षों से, चाहे वो WHO की रिपोर्ट हो, चाहे वर्तमान परिवेश में आप देख रहे हैं हताशा, निराशा, कुंठा, एक बेचैनी, एक घबराहट, ये सब चीजें हमें कहां लेके जा रही हैं? ये सब हमें लेके जा रहे हैं मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ, जो जीवन का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। नॉर्मली हम ये मानते हैं कि शारीरिक स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन WHO ये कहता है कि शारीरिक स्वास्थ्य तभी ठीक रहेगा जब आपका मानसिक स्वास्थ्य सही रहेगा। तो क्या मानसिक स्वास्थ्य क्या है और मानसिक स्वास्थ्य की उपयोगिता क्या है? आज मेंटल हेल्थ की ओर हमें ध्यान देने की क्यों आवश्यकता है? नॉर्मली जब मैं दिन में लगभग भी फोन उठाता हूं, तो ये मान के चलिए कि जो प्रतियोगी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, कम से कम 20 बच्चों के फोन इस बात को लेकर आते हैं कि सर डर लग रहा है, सर जीने की कोई इच्छा नहीं है, सर मन करता है मर जाएं, सर ऐसा लगता है कि शायद आगे कुछ कर ही नहीं पाएंगे। एक प्रकार से ये भावनाएं आपके अंदर फीड होना, ये बहुत खतरनाक संकेत है। हम शारीरिक रूप से कोई कमजोरी होती है, आपके सर में चोट लग गई, पैर में चोट लग गई, हम डॉक्टर के पास ले जाएंगे, आपका प्लास्टर हो गया, आपको दवाएं दे दी गई, सही हो जाओगे। लेकिन मेंटल जब आदमी अस्वस्थ होता है, तो उसको सबसे अधिक सहारे की आवश्यकता होती है, और वो सहारा उसको नहीं मिल पाता है, क्योंकि हमारे देश में संसाधन ही नहीं है ऐसे। बहुत कम अपने मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पसंद करते हैं, और कोई जाता है तो उसका एक उपहास उड़ाया जाता है कि देखिए आज वो पागल के डॉक्टर के पास दिखाने गया था। तो हमारे यहां मानसिक स्वास्थ्य पे इतना ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए WHO मानता है कि विश्व में सबसे अधिक डिप्रेस्ड देश, मानसिक रोगी जो है वो भारत में है। और पिछला जो 2 साल का समय बीता है कोरोना का, ये इतना खतरनाक समय रहा है। अकेलापन हम लोगों ने देखा है, मौत के साए से हम निकले हैं, मौत के डर को हमने देखा है। बार बार ऐसी गतिविधियां हमने की हैं कि बार बार हाथ धो, सैनिटाइजर करो, ठीक है, मास्क लगाओ। ये सब चीजों से हमारे जीवन में एक बहुत परिवर्तन आया है, और मानसिक रोगियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है। कहीं ना कहीं मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट बहुत ज्यादा आई है। ये अपने आप में एक बहुत विचारणीय विषय है। तो आपको ये जानना है कि मेंटल हेल्थ क्या है और मेंटल हेल्थ क्यों जरूरी है। देखिए, मेंटल हेल्थ के बिना मैंने कहा कि कुछ नहीं हो सकता। आप किसी चीज को खुशी से देख भी नहीं सकते हो। किसी चीज को आप 10 लोग खुशी मना रहे हैं, लेकिन आप उसके अंदर मुंह लटका के बैठेंगे, डिप्रेशन, मानसिक अवसाद, ये हमारी जिंदगी को एक बहुत अलग दिशा में लेके जाता है। तो कैसे हम इस मानसिक स्वास्थ्य को बना के रखिए? देखिए, मानसिक स्वास्थ्य की जो अवधारणा है वो भावनात्मक अवधारणा, एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा, और ये आपकी सामाजिक कार्य कुशलता को प्रभावित करने वाली अवधारणा है। हमारा व्यवहार, हमारे विचार, हमारी कार्य क्षमता, ये सब चीजें इससे प्रभावित होती हैं। तो एक इसको बनाए रखना, इसको मेंटेन करना एक बहुत बड़ी नीड है, और हमारा बहुत स्पेशली ध्यान होना चाहिए। चाहे प्रतियोगी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन मेंटली यदि आप स्वस्थ नहीं और मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर यदि आपका ध्यान नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप एक बड़ी परेशानी के अंतर्गत हम फंसने वाले हैं। तो मेंटल हेल्थ का मतलब क्या है? देखिए, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति जो होता है, वो सिंपल भाषा में बता दूं, ये व्यक्ति जो होता है वो आत्मविश्वास बहुत गजब का होता है, वो सहनशील होता है। जैसे मान लीजिए कोरोना का एक गलत टाइम बीता, आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा, आपको परिवार के प्रियजन को किसी को खो दिया, लेकिन फिर भी आप सहन कर जाओगे कि सब कुछ अच्छा होगा। वास्तविकता में निवास करता है। वास्तविकता मतलब कि रियलिटी ये है कि आज ये समय चल रहा है, आज थोड़ा समय खराब चल रहा है, हमें इसका सामना करना है और करेंगे और निकल जाएंगे।
एक होता है कि नहीं नहीं अब तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, हम सब मारे जाएंगे, आशंकाओं के बादल, आज दूसरी लहर है, फिर तीसरी लहर है, फिर चौथी लहर है। ये जो आशंकाएं होती हैं, जितना हम न्यूज चैनल्स को देखते हैं, मीडिया को बहुत ज्यादा देखते हैं, न्यूज जो होती हैं वो ओवरडोज जब न्यूज होती हैं तो वो आपके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। तो जो मानसिक स्वस्थ व्यक्ति होगा वो कॉन्फिडेंस से भरपूर होगा, वो सहनशील होगा, ठीक है, वो वास्तविकता में निवास करेगा, उसको यथार्थता का पता है कि बीमारी है, मिटेगी, हमें नहीं हरा सकती, हम इसको हरा देंगे, ये वास्तविकता है। और काल्पनिकता, ये मानसिक अस्वस्थ व्यक्ति होगा वो सोचेगा नहीं नहीं अभी चौथी लहर आएगी फिर देखना सब मारे जाएंगे, ये मानसिक अस्वस्थता का लक्षण है। प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर लेते हैं लोग, हालात बहुत विपरीत रहे, 2 महीने 3 महीने बंद रह गया, लेकिन फिर भी बड़े प्यार से और विश्वास के साथ ही उन प्रॉब्लम्स को जीत लेंगे। ये प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की योग्यता है। इनका अपने ऊपर बहुत गजब का नियंत्रण होता है, सेल्फ कंट्रोल होता है कि मुझे इस समय नहीं जाना है, इन चीजों का ध्यान रखना है, तो ये रखते हैं। ये हतोत्साहित नहीं होते हैं कि क्या टाइम है, इतने लंबा समय हो गया, कैसे करेंगे, कर लेंगे, पॉजिटिवली कर लेंगे, जीत जाएंगे। मतलब हमेशा ये सकारात्मकता होती है। एडजस्टमेंट पावर बहुत अच्छा होता है कि मुझे बहुत दिन हो गए हैं, बहुत से बच्चे कहते हैं सर बाहर निकलना है, ये कोई समय हुआ, हमें खोल दीजिए सब कुछ, लेकिन ये कहेंगे नहीं, समायोजन जैसी परिस्थिति है वैसा हम बन लेंगे। तो ये एक मानसिक स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता है, आत्मविश्वासी, सहनशील, इमोशंस पे कंट्रोल, आत्मनियंत्रण, समायोजन शक्ति, प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की योग्यता, सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत गजब का होता है, एक निश्चित जीवन दर्शन का निर्माण करते हैं, एक निर्धारित लक्ष्य की ओर दौड़ते हैं। जैसे आप में से रीट प्रतियोगी एग्जाम्स के जो बच्चे तैयारी करते हैं वो लक्ष्य को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मैं रीट की तैयारी कर रहा हूं, अभी आरपीएससी सेकंड ग्रेड आ रही है, स्कूल लेक्चर आ रही है, डीएसएसबी की आ रही है, तो आप लक्ष्य को लेकर डाइवर्टेड निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं। जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होगा, बच्चा होगा, वो डिसाइड कर लेगा कि मुझे इसकी तैयारी करनी है, मतलब कर लूंगा, ये मुझे पढ़ना है, इसको पढ़ लूंगा। ये बहुत पॉजिटिविटी से भरपूर बच्चे होते हैं जो किसी भी चीज को करने के लिए हर समय एकदम से मोटिवेट रहते हैं, प्रेरित रहते हैं। ये मानसिक स्वस्थता की पहचान है। अब नुकसान क्या है, मतलब जिनमें मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति नहीं है वो कौन है? जिनमें निराशा होगी, जिनमें हताशा होगी, जो हमेशा स्वयं को नुकसान पहुंचाने की बात करते हैं। मैंने कहा कि जैसे अभी एक अखबार की रिपोर्ट आई कि जैसे ही रीट एग्जाम के 26 सितंबर की डेट आई तो जो साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, उनके पास एक बहुत सारे लोग, बच्चे, स्टूडेंट्स आ रहे हैं रीट के अभ्यर्थी स्पेशली। भूख नहीं लग रही है, नींद नहीं आ रही है, थकान महसूस हो रही है, डर लग रहा है कि जिंदगी का बड़ा कंपटीशन, हम हार जाएंगे। ये भाव आपके अंदर आना शुरू हो जाते हैं। आपको लगता है कि मैं हार रहा हूं। आप दूसरे बच्चों से बात करते हैं, वो कहता है मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली, और आप पे डिप्रेशन आ रहा है, यार वो तो बहुत पढ़ रहा है, मैं क्यों नहीं पढ़ पा रहा हूं। भूख नहीं लग रही है, चिड़चिड़ा स्वभाव आपका हो रहा है, एनर्जी नहीं है, ऊर्जा लेवल आपके अंदर है ही नहीं, डर सा हर समय महसूस कर रहे हैं, अपने आप को अयोग्य महसूस कर रहे हैं, अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं आप लोग। ये सब मानसिक रूप से अस्वस्थता की पहचान है। आपको दूसरों की जो खुशी है वो आपको काटने लग जाती है, मन में, दिमाग में विचारने लग जाते हैं। कोई भी 2 व्यक्ति बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, आपको लग रहा है मेरे ऊपर हंस रहे हैं, मेरी बातें कर रहे हैं, मेरे खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं, आपके माइंड में विचारने लग जाते हैं। अजीब सी मुद्राएं आप बना के रखते हैं, भ्रांतियां, हेलुसिनेशन आपके अंदर पैदा होने लग जाते हैं, मनोविदालिता की स्थिति आपके अंदर पैदा होने लग जाती है, कॉन्फिडेंस लेवल एकदम से गिर जाता है आप लोगों का, और आप अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हो स्पेशली। तो ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। जब ऐसी सिचुएशंस आती हैं, जब आपको लगता है कि मैं कमजोर पड़ रहा हूं, मेरा मन नहीं कर रहा है, मुझे सब चीजें बकवास लग रही है, वातावरण बहुत गंदा लग रहा है, तब आपको एक अच्छे व्यक्ति से सलाह लीजिए। मैं नहीं कहता कि आपके पास डॉक्टर नहीं है, कोई बात नहीं है। हमारी जो प्राचीन व्यवस्था थी वहां एक बहुत अच्छी व्यवस्था थी, सुखद व्यवस्था थी। क्यों थी? क्योंकि वहां मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति बहुत कम होते थे। आज हम इस शब्द को बहुत जान रहे हैं, मेंटल हेल्थ को, लेकिन उस समय मेंटल हेल्थ की चर्चा नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि परिवार संयुक्त था। घर के बड़े बुजुर्ग चेहरा देख के समझ जाते थे कि आज बच्चे के प्रॉब्लम है, और गले लगा के बात कर लेते, बेटा क्या प्रॉब्लम है बता हमें, और बच्चा शेयर कर देता था। आज हम मोबाइल की इस दुनिया में, वर्चुअल दुनिया में अकेले पड़ चुके हैं। हम अपनी हर प्रॉब्लम्स को हमारे साथ ही अप्लाई कर रहे हैं, हम उसको दूसरे के साथ शेयर करना नहीं चाह रहे हैं। और ये भावनात्मक जो अकेलापन है, ये आज हमें मानसिक रूप से अस्वस्थ बना रहा है, आज हमें डिप्रेशन की ओर लेके जा रहा है, आज हमें डिस्ट्रेस की ओर लेके जा रहा है। जब हम स्ट्रेस और डिस्ट्रेस की बात करते हैं तो स्ट्रेस मतलब पॉजिटिव दबाव, एक होता है डिस्ट्रेस जो नेगेटिव दबाव। दबाव होना चाहिए जिंदगी में,
पॉजिटिव स्ट्रेस आएगा तो बहुत अच्छी स्टडी करोगे, बहुत आराम से पढ़ोगे, आनंद के साथ पढ़ रहे हो कि सर मेरी एग्जाम है 3 महीने बाद में बहुत अच्छा करने वाला हूं। लेकिन नेगेटिव स्ट्रेस आ रहा है, डिस्ट्रेस आ रहा है, तो आपको लग रहा है मैं हार रहा हूं, मेरी जिंदगी का सब कुछ खोता जा रहा है, मैंने सब कुछ खो दिया है। मतलब आप जीती हुई बाजी को हार जाते हैं नेगेटिव डिस्ट्रेस की वजह से, नकारात्मक दबाव की वजह से। तो वो लोग जो हमारे घर के बुजुर्गों की परंपरा थी वो संभालते थे हमें, आज वो खो चुके हैं हम, संयुक्त परिवार हमारे खो चुके हैं, वो परंपराएं हमारी खो चुकी हैं। आज हर आदमी अपने लिए जी रहा है, आज वो मोबाइल वो वर्चुअल दुनिया में जी रहा है। हमें इनकी पहचान करनी होगी, और जब आप ऐसी स्थिति महसूस करें तो अपनी भावनाओं को शेयर करें। याद रखना, मैं एक यही बात कहना चाहूंगा, मैंने जितने बच्चों से बातें की, जितने बच्चों की मैंने काउंसलिंग की, मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं, जो भी तुम्हारे दिमाग में, मन मस्तिष्क में जो भी विचार आया है वो बोलिए, उसको दबाइए मत, भावनाओं को कभी मत दबाइए, भावनाओं को उड़ेल दीजिए, व्यक्त कीजिए। जितना दबाएंगे आप मानसिक रूप से अस्वस्थ होंगे। चाहे आपने अच्छा सुना, आपने बुरा सुना, जो भी विचार आया वो किसी एक विश्वसनीय साथी को जरूर बताएं आप, ठीक है। और हमेशा याद रखें, जो बुरा दौर आता है, मेंटली हेल्थ क्या है, आपको बुरा दौर आया, जैसे मान लीजिए कोरोना का एक समय चल रहा है, तो बुरे दौर में आपको सूचनाएं बुरी मिल रही हैं, आपको अपने प्रियजनों को खो जाने का भय है, फोटोएं देख रहे हो, आज उनकी डेथ हो गई, आज उनकी डेथ होगी, तो आपको लगता है कहीं मैं भी मरने वाला हूं, मेरे हो गया। तो ये स्थितियां आपको कमजोर बनाती हैं। बीमारी आपको नहीं हरा सकती। दुनिया में प्लेग आया, चेचक आया, जिस समय संसाधन नहीं थे, लेकिन लोग जीत गए। कोई टीकाकरण नहीं था, कोई हॉस्पिटल की सुविधाएं नहीं थी, क्योंकि उनको विश्वास था, एक दूसरे के साथ संबल था, एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते थे और कहते थे कि तुम जीत जाओगे। और आज हमारे साथ प्रॉब्लम है, हम कहते हैं हार जाएंगे, मर जाएंगे, ये बातें हो रही हैं। तो चारों तरफ नेगेटिव बातें आ रही हैं, वहां आपको उन पॉजिटिव बातों को तलाशना है, उन सकारात्मक बातों को तलाशना है। मैं कई बार कहता हूं कोरोना काल आया, बहुत नुकसान हुआ, लेकिन पर्यावरण शुद्ध हुआ, हमें अपने लोगों के साथ बातचीत करने का समय मिला, हमें कुछ अच्छी चीज देखने का समय मिला। इस वक्त ने हमें यह सिखाया कि कठिन समय कभी भी आ सकता है, तैयार रहिए, ठीक है। तो आप बुरे दौर में भी अच्छी चीजों को तलाशिए, उन बुरी जो चीजें हैं उन्हीं पे ध्यान मत दीजिए। तो ये नेगेटिव, नकारात्मक वातावरण से आपको निकलना होगा, उन लोगों के साथ आपको जुड़ना होगा जो आपको पॉजिटिविटी फैलाते हैं, उन दोस्तों से बातचीत करनी होगी जिनको लेकर आपको बहुत पॉजिटिविटी आती है। मैं बार बार इन चीजों को कहता हूं, जब भी आपको कोई बच्चा हताश दिखाई दे, जब बच्चा कोई निराश दिखाई दे, जो बच्चा मरने की बात करे, उनसे बात कीजिए, गले लगाइए, वो भूल जाएगा। उसको ये दिखाइए कि जीना क्या है, जीवन एक बार मिला है, सुंदर मिला है, इसको जी के जाना और बेहतर बना के जाना है। ये मरने के लिए थोड़ी मिला है, मरने के लिए थोड़ी आए हैं। जब मृत्यु आएगी आ जाएगी, लेकिन जब तक जिंदा है बहुत पॉजिटिविटी के साथ जिंदा है। ये हमें उस बच्चे को यदि हम एहसास करवा देंगे, मैंने कम से कम 250 से 300 बच्चों के साथ ही बातें की, और वो बच्चे बहुत पॉजिटिवली आज सामना कर रहे हैं, हर मुसीबत का सामना कर रहे हैं। जिंदगी में एक हार आपको हरा नहीं सकती, एक परिस्थिति आपको कमजोर नहीं बना सकती। वो बनती कमजोर तभी है जब आप मेंटली अपने आप को ये मान लेते हो कि मैं हार चुका हूं। तो कोशिश करें अपनी भावनाओं को रोके नहीं, दबाएं नहीं, बातें करें, पॉजिटिविटी के वातावरण में रहें, नेगेटिव बातों से बचिए। आप लोग उन नकारात्मक लोगों से बचने की कोशिश कीजिए, फिर देखना आपको ये जो जहां आपको बहुत बुरा लग रहा है वो सब अच्छा लगने लग जाएगा। साइकोलॉजी में बहुत सारी थेरेपियां हैं मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की, चाहे वो व्यवहार चिकित्सा की अपन बात करें, चाहे अपन संज्ञानात्मक चिकित्सा की बात करें अपन, ठीक है, चाहे अपन कोग्निटिव इसकी टॉकिंग थेरेपी की अपन बात करें। और सबसे मैं पॉजिटिविटी वाली बात ये बताऊंगा कि किसी भी मेडिसिन में इतना बड़ा इलाज नहीं है जितनी हमारी जो प्राचीन संस्कृति जो हमें सिखाती है टॉकिंग थेरेपी। जितना आप बच्चे से बातचीत करोगे, जितना इंटरेक्शन करोगे, जितनी पॉजिटिविटी फैलाओगे, आप मेंटली स्वस्थ रहेंगे। तो अपने आप को कभी ये मत मानिए कि कोई चीज आपको हरा देगी, हम उसको हरा देंगे। किसी चीज को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, आप उस पर हावी हो जाइए, आप जीत जाओगे। जिस दिन मानसिक बीमारी, जैसे क्लाइंट ने रोग केंद्रित चिकित्सा विधि की बात की, कार्ल रोजर्स ने इसकी बात की कि रोगी को महत्वपूर्ण मानो ना कि रोग को, बीमारी को। मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी बनी, तो मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी ने ये तो सिखाया, मेंटल हेल्थ की बात की उसने कि मेडिसिन्स हैं, सही है, मानते हैं, लेकिन मेडिसिन से ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका व्यवहार, बिहेवियर थेरेपी। आप बातचीत कैसे कर रहे हैं, आप किसी भी जो बहुत कमजोर हो चुका है, जो बहुत बीमार हो चुका है, उसके साथ आप पॉजिटिवली बात करेंगे, सब सही हो जाएगा। आपने सिर्फ 2 शब्द बोले, सब सही हो जाएगा। उसके लिए वो बहुत बड़ी एंटीबायोटिक है, याद रखना।
उसके लिए बहुत बड़ी दवाई है, वो याद रखना, उसके लिए वो बहुत बड़ी वैक्सीन है। तो जिंदगी में याद रखो कि जब ये कठिन समय हमारा चल रहा है, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा का बच्चा है, चाहे हमारे घर के आसपास के लोग हैं, जो लोग हारने की बातें कर रहे हैं, जो बहुत निराश हो चुके हैं, उनको वैक्सीन के रूप में आप बहुत पॉजिटिव बातें बताएं, उनको संबल दीजिए, उनको गले लगाइए, उनको कहिए कि कोई बीमारी आपसे बड़ी नहीं हो सकती, आप बहुत बड़े हैं। मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी यही सिखाती है कि दुनिया में आपका कहा गया शब्द किसी की जिंदगी बदल सकता है। आपका कहा गया शब्द जिंदगी बदल सकता है। तो कोशिश करें, आओ मिलकर बैठें, भूलें इस नकारात्मक वातावरण को, साथ साथ बैठकर बातें करें सकारात्मकता की। बस इसी प्यार की भाषा से हम हर खाई को और इस कोरोना जैसे महामारी को हरा देंगे। ये सबसे बड़ी चीज है। तो पॉजिटिविटी, सकारात्मकता को मुख्य हथियार बनाइए। ये मेंटल हेल्थ को बनाने का सबसे बड़ा है। इसके अलावा हम बहुत तरीके अपना सकते हैं, मेडिटेशन अपना सकते हैं, संगीत एक बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है, एक समूह में ग्रुप डिस्कशन बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है, अपन बाहर जो अपना मॉर्निंग और इवनिंग जो वॉक होता है वो बहुत अच्छा तरीका है मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने का। तो ये सब चीजें हैं, मतलब आसपास का एनवायरनमेंट कितना अच्छा है वो आपके मानसिक स्वास्थ्य की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। तो कभी भी जिंदगी में हताश मत होइएगा, निराश मत होइएगा, और जब भी हताश और निराश की बात कीजिएगा तो भारत के प्राचीन समय को याद कीजिएगा, जब बहुत सारी महामारियां आई लेकिन उनका आपसी संबल ने उनको जिता दिया। वो मेंटल हेल्थ को नहीं जानते थे लेकिन वो वास्तविक मानसिक स्वास्थ्य को जानते थे कि कैसे संबल दिया जाता है। तो आज फिर से हमें उसी मानसिक स्वास्थ्य को बरकरार रखने की आवश्यकता है, पॉजिटिविटी फैलाने की आवश्यकता है। याद रखना, हम जीत जाएंगे। याद रखना, हम जीत जाएंगे, हर परेशानी को हम हरा देंगे। आप महत्वपूर्ण हो, बीमारी महत्वपूर्ण नहीं है। थैंक यू वेरी मच। सेशन 2 स्पीकर डॉक्टर पुनीत शाह। तो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन और केयर आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तो आइए देखते हैं, कुछ लोगों के अंदर हमें देखने में आया कि वो लोग कोरोना से तो उबर गए, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अगर कुछ सावधानियां नहीं रखी तो वो ज़रूर ही उसके कॉम्प्लिकेशंस में आज लिप्त हो रहे हैं। तो कोरोना से उबरने के बाद हमने उनको बताया था कि वो बाद में भी अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें, साथ ही वो हल्की फुल्की घर में कसरत करते रहें। ऑन गोइंग का मतलब था कि जो उसको कोरोना काल में सिम्टम्स हो रहे थे वो कुछ समय तक 4 से 12 सप्ताह तक उसको रहे। जैसे उसको नींद में परेशानी रही, उसके दिल की धड़कन उसकी ज़्यादा रही, उसको कुछ घबराहट की अनुभूति हुई। तो ऐसे कुछ सिम्टम्स उसको देखने को मिले जहाँ उसका स्वाद, मुंह का स्वाद कम रहा। पोस्ट कोविड सिंड्रोम के अंदर किस किस तरह के सिम्टम्स आते हैं, जिसमें से अगर हम बात करें तो इस कोरोना ने सबसे ज़्यादा जो घातक और परिणाम दिए वो दिए कि उसने हमारे इम्यून सिस्टम को झंझोड़ दिया। MIS का मतलब है मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, यानी बहुत सारे ऑर्गन्स, बहुत सारे सिस्टम कंबाइंडली कुछ इफ़ेक्ट दे रहे हैं, जिससे पता लग रहा है कि मल्टी ऑर्गन फेलियर की तरफ हम जा रहे हैं। कोरोना ने जितना ज़्यादा हमारे को शारीरिक रूप से परेशान नहीं किया, उससे कहीं ज़्यादा उसने हमारे मानसिक हेल्थ या मानसिक रूप से उसने हमारे आप को परेशान किया है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कोरोना काल के अंदर भी था, कि आपको सांस लेने के अंदर तकलीफ़ होती है, खांसी जो है वो कुछ हफ्तों तक बनी रहती है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस लेक्चर को सुनने के लिए। पोस्ट कोविड सिंड्रोम में देखने में आया कि मांसपेशियों में दर्द और सिर दर्द जैसी समस्या भी देखने में आई। हमारा हार्ट है उसके ऊपर भी ये देखने में आया कि वहाँ पर तेज़ी से जो दिल की धड़कन है वो बहुत तेज़ हो गई, लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट। तो ये चीज़ भी कुछ हफ्तों तक कोरोना के बाद भी देखने में आई है। कोरोना ने जहाँ ये इस चीज़ के लिए बहुत सारे लोगों को मानसिक क्षति पहुँचाई है, फियर ऑफ डेथ, तो वो डिप्रेशन में चले गए। जो नेगेटिव विचार हैं उन्होंने उनको ग्रसित कर लिया। अवसाद जो डिप्रेशन है वो आज भी पोस्ट कोरोना देखने में आ रहा है, लेकिन पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस में भी बुखार करीबन 100 डिग्री तक देखने में आ रहा है। जब भी खड़े होते हैं तो कमजोरी होने के कारण आपको चक्कर आते हैं।
इसको हमने एक नाम दिया क्रॉनिक फैटीग सिंड्रोम। कोविड-19 ने हमारे लंग्स को अफेक्ट किया, ऐसा हमने देखा कि उसमें निमोनिया लाइक सिम्टम बने और हमारी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी और कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करने की कैपेसिटी अफेक्ट हुई। हृदय के ऊपर भी बहुत भारी नुकसान हुआ है और हृदय की जो मांसपेशियां हैं, दिल की जो मांसपेशियां हैं, वो कमज़ोर हो गई। हवा की थैली एल्वियोलाई, तो वहाँ पर कोविड-19 ने बहुत ज़्यादा नुकसान दिया था। इसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं जो कि हार्ट से रिलेटेड हैं, ARDS एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम या COPD क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, या जो हम कह सकते हैं सांस लेने की जो परेशानी है, डिस्निया जिसको हम बोलते हैं, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। कोरोना ने मस्तिष्क को या हमारे नर्वस सिस्टम को या हमारे नर्व्स को भी बहुत नुकसान पहुँचाया है और कुछ नर्वस सिस्टम के अंदर पैरालिसिस या पैरेसिस जैसे सिंड्रोम भी बने, जिनको एक कैटेगराइज किया गया गुलियन बैरे सिंड्रोम के रूप में। लकवा आ गया जो हमारे को बीमारी देखने में आई, इसके बाद वो आई पार्किंसंस और अल्जाइमर जैसे रोग। इनका अटैक बच्चों और वयस्कों में अगर जब देखते हैं तो वो उनके उम्र के हिसाब से अगर हम बात करें तो बच्चों के अंदर जो इम्यूनिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए उनके अंदर जो अटैक आता है वो थोड़ा सा जो मल्टी सिस्टम या जो इन्फ्लेमेटरी, हमने जो बात की थी कि मल्टी ऑर्गन या मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम करके एक चीज़ देखने में आई, तो वो वयस्कों में ज़्यादा तेज़ी से और बहुत ज़्यादा घातक आई एज़ कम्पेयर टू कि हम बच्चों को अगर बात करें तो वहाँ पर उनको कम आई है। ब्लड के अंदर या रक्त के अंदर इसमें जो सबसे ज़्यादा संभावना बनी वो बनी कि इसके अंदर हमारे ब्लड के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कोएगुलेशन करने के लिए, जो ब्लड के अंदर खून के थक्के बनाते हैं। तो वो जो फैक्टर्स हैं उसको इस कोरोना वायरस ने एक्टिव कर दिया, जिसकी वजह से जगह जगह पर खून के थक्के बनने की संभावना बढ़ जाती है। लोगों का जो मूड है वो प्रभावित हुआ। जो सबसे पहले चीज़ देखने में आई वो आई कि उनको डर रहने लगा है, पोस्ट कोविड डिप्रेशन देखने में आ रहा है। आइए एक बार देखते हैं कि जब ये अक्यूट अटैक हुआ था कोरोना का, उसमें क्या क्या सिम्टम थे और वो बाद में कोरोना होने के बाद किस तरीके से बदलते चले गए। तो अगर सबसे पहले हम मस्तिष्क या न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा घातक था सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। जैसा मैंने आपको बताया कि रक्त के थक्के अगर कहीं जाके अगर ब्रेन की अंदर ब्लॉक कर देंगे तो अचानक से हमें पैरालिसिस आ जाएगा। बहुत सारे भ्रम पैदा हो जाते हैं, डिलीरियम जैसी स्टेट्स हैं, और एनसेफेलोपैथी करके हमने उसको कैटेगराइज किया है। ये कुछ बीमारियां हैं जो ब्रेन के अंदर देखने में आती हैं। न्यूरोकॉग्निटिव डेफिसिट से मतलब है कि आपकी एकाग्रता नहीं हो रही, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे और आप याददाश्त में कमज़ोर हो रहे हैं, आप याद नहीं रख पाते, और अचानक से एक सुन्नता हो गई है जिसको आप समझ नहीं पाते क्या हो रहा है। हमारी नींद जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है, नींद का पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है। अगर हम बात करते हैं श्वसन तंत्र की, रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो वहाँ पर हमें निमोनिया लाइक सिम्टम्स हुए थे जो बहुत सीवियर थे। हमारी जो सांस लेने की जो क्षमता थी हाइपोक्सिमिक, वो हमारी जो ऑक्सीजन लेवल था कम होने की वजह से हमारा रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया। वैस्कुलर और हेमाटोलॉजिक अगर हमने देखा तो वहाँ पर कोएगुलोपैथीज़ देखने में आई कि जो खून के थक्के हैं वो जमने लगे और थ्रोम्बोटिक इवेंट्स वहाँ देखने में आए एक्यूट कॉम्प्लिकेशन में। और जो पोस्ट कोविड हुआ वहाँ पर आपको बार बार रिकरेंट या परसिस्टेंट खून के थक्के देखने को मिल सकते हैं, जिससे दिल और दिमाग दोनों को नुकसान हो सकता है और किसी भी ऑर्गन में अगर वो थक्का जाएगा तो वो फेल हो सकता है। किडनी की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर किडनी को नुकसान हुआ था और अक्यूट रीनल फेलियर के रूप में चीज़ें देखने में आई थी, जहाँ पर यूरिन के अंदर वहाँ पर एल्ब्यूमिन जाने लगा था। लेकिन अगर क्रॉनिक में बात करते हैं तो वही चीज़ बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है और कई बार तो मरीजों को पोस्ट कोविड के अंदर डायलिसिस तक की नौबत आ जाती है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल और लीवर की अगर बात करें तो वहाँ पर दस्त एक कॉमन फीचर था और लीवर जो है उसको अक्यूट लीवर इंजरी के रूप में वहाँ पर आया था कि भी लीवर को बहुत नुकसान होता है तो उससे उसकी पाचन प्रक्रिया डिस्टर्ब हो जाती है।
अगर यही चीज़ हम बात करते हैं हमारी क्रॉनिक के अंदर, तो वहाँ पर जो लीवर के फंक्शन है वो पोस्ट कोविड होने के बाद भी एडजस्ट नहीं हो पाते। हमें बहुत लंबे समय तक भूख नहीं लगती है और खाना पचता नहीं है। मसल वास्टिंग एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है पोस्ट कोविड। मांसपेशियों की कमज़ोरी और मांसपेशियों के अंदर एक थकान रहना, पोस्ट कोविड है वहाँ पर बालों का झड़ना, ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस में जो सबसे ज़्यादा तेज़ी से और बहुत ज़्यादा घातक रूप से आ रहा है, ख़ास तौर से डायबिटिक के पेशेंट्स के अंदर, वो है माइकोरमाइकोसिस, जो फंगल, जिसको आज आप कॉमन नाम से ब्लैक फंगस बोल रहे हैं। होम्योपैथी वो सिस्टम है जिसमें आप उसको पहचानते हैं कि उसकी छोटी छोटी मीठी मीठी गोलियां आती हैं। इस सिस्टम ने इस पूरे कोरोना काल के अंदर जो लोगों की मदद की है, और ये कह सकता हूँ कि इस पूरे कोरोना काल के अंदर जो सिस्टम बहुत तेज़ी से ग्रो करके आया, अगर इसको लक्षणों के आधार पर दिया जाए तो ये बहुत जल्दी किसी भी इन्फेक्शन से या किसी भी बीमारी से हमको रोग मुक्त कर देता है। होम्योपैथी के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि होम्योपैथी आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है और ये लक्षणों पर आधारित है, यानी लक्षणों के ऊपर है, इसका बीमारी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसमें मरीज का इलाज किया जाता है, बीमारी का इलाज नहीं किया जाता। जो लोग कोरोना से ग्रसित हो गए थे उन लोगों को भी लक्षणों के आधार पर जब हमने दवाइयाँ दी तो हमने पाया कि वो बहुत जल्दी रिकवर कर गए। होम्योपैथी के ख़जाने के अंदर बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, एक निवेदन है कि होम्योपैथिक दवाइयों को आप बिना किसी चिकित्सीय परामर्श के ना लें। सेशन 3 डॉक्टर प्रमोद पाल। नमस्कार साथियों, मेरा आज का टॉपिक है कोरोना की जांच हेतु किए जाने वाले विभिन्न परीक्षण। कोरोना की जांच के लिए जो सबसे मेन परीक्षण जो किया जाता है या मेन जो टेस्ट किया जाता है उसका नाम है, सबसे पहले हम सभी जानते हैं, RT-PCR टेस्ट। दूसरा एक टेस्ट किया जाता है जिसे हम कहते हैं रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। एक टेस्ट है कंप्लीट ब्लड काउंट, CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन, फाइब्रिनोजन, IL-2, IL-6, डी-डिमर, SGOT, SGPT, सीरम बिलिरुबिन, सीरम क्रिएटिनिन और एक्सरे और CT स्कैन। ये सारे जो टेस्ट जो मैंने अभी आपको बताए ये कोरोना की जांच करने के लिए किए जाते हैं। अब इन सब में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे जो कोरोना का सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट है, RT-PCR टेस्ट। देखिए, जो RT-PCR टेस्ट है इसका फुल फॉर्म है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट। जो कोरोना के लिए किया जाने वाला ये सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट है। जैसा कि हम इस चित्र में देख रहे हैं कि सबसे पहले इस टेस्ट को करने के लिए हमारे नाक के अगले हिस्से से, जिसे हम कहते हैं एंटीरियर नेरीज, एक बोलते हैं मिड टर्बिनेट, एक नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स, ये 3-4 लोकेशन है जहाँ से एक स्वाब लिया जाता है, जिसे हम कहते हैं कि सैंपल लिया जाता है। और इस सैंपल को उसके बाद कि इस सैंपल में कोरोना वायरस है या नहीं, इसकी जांच करने के लिए लैब में भेज दिया जाता है। अब ये जो RT-PCR टेस्ट है इसमें हम जो कोरोना वायरस की जांच करते हैं, तो पहले हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि ये जो कोरोना वायरस है इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है जो हमें यहाँ नज़र आ रहा है ये एक RNA के रूप में होता है। और जो हम RT-PCR टेस्ट में जांच करते हैं तो हमें इस जेनेटिक मटेरियल की या कोरोना वायरस की उपस्थिति की जांच करनी होती है। अब चूंकि ये RNA वायरस है और हमारे शरीर में जो सेल है उनमें जेनेटिक मटेरियल के रूप में DNA होता है। अब समस्या ये है कि RNA जो जेनेटिक मटेरियल है इसको जांच करने के लिए आज हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं है, तो इसलिए हमें इस RNA को DNA में कन्वर्ट करके और फिर इसकी जांच की जाती है। तो जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि जो RNA वायरस होता है या RNA जो होता है वो इस तरीके से एक सिंगल हेलिक्स होता है।
ये अपन यहाँ देख रहे हैं, जैसे अपन यहाँ देख रहे हैं कि आरएनए जो होता है ये एक सिंगल हेलिक्स या सिंगल स्टैंडर्ड होता है, जबकि डीएनए जो होता है ये डबल हेलिक्स होता है। ये देखिए इस तरह से। अब समस्या ये है कि आरएनए को जांच करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए हम लोग इसमें डीएनए की जांच करते हैं। अब देखिए जनरली जब डीएनए से आरएनए में, जब डीएनए को हम आरएनए में कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन यहाँ हमें क्या करना है, आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करना है, इसलिए इस प्रोसेस को बोलेंगे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो इसलिए इस टेस्ट का जो नाम है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट है। मतलब जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो शब्द यूज़ किया है वो इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करते हैं और फिर इसके बाद हम ये जांच करते हैं कि वो जो डीएनए है वो कोरोना का डीएनए है या नहीं है। ये तो हमने बात करी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की। अब इससे आगे और 3 शब्द और जुड़े हुए हैं, वो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट। तो ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट क्यों बोला जाता है इनको? तो देखिए जब आरएनए से डीएनए में जब इसको कन्वर्ट करते हैं तो जैसे ये आरएनए तो सिंगल हेलिक्स है, ये डबल हेलिक्स है, तो जब कन्वर्ट करते हैं तो इस तरीके से इसमें चेन का निर्माण होता है, इस तरीके से। तो ये जो चेन का निर्माण होता है इसीलिए इसको बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट। अब इसमें क्या होता है कि ये जो आरएनए को जब हम डीएनए में कन्वर्ट करते हैं तो इस तरीके से चेन का निर्माण किया जाता है। ये देखिए, जैसे मान लो ये आरएनए है। अब जब इसको डीएनए में कन्वर्ट करते हैं तो इस तरीके से सिंगल हेलिक्स को डबल हेलिक्स करते हैं और इस तरीके से ये चेन का निर्माण होता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट। इसलिए इसका फुल फॉर्म है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट। ये इस टेस्ट का नाम है। अब जब इस टेस्ट को करते हैं तो इस टेस्ट के साथ एक सीटी वैल्यू और आती है, जिसे हम बोलते हैं साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू। उसका अर्थ क्या है वो हम जानेंगे। सीटी वैल्यू क्या है ये हम जानेंगे। जो आरटीपीसीआर टेस्ट है उसमें सीटी वैल्यू क्या है। सीटी का मतलब होता है साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू। जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा करी थी कि इस आरटीपीसीआर टेस्ट में हम आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करते हैं और आरएनए को जब हम डीएनए में कन्वर्ट करते हैं तो एक चेन का निर्माण होता है। तो जब वो चेन का निर्माण होता है तो उसमें ये देखा जाता है कि चेन बनाते समय कितने समय के बाद अपने को वो वायरस नज़र आया। तो उसके लिए एक वैल्यू इस तरीके से निर्धारित की हुई है, आप समझें। देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि जब आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट करते हैं तो एक तरीके से ये चेन का निर्माण होता है। ये फिर आगे चले इस तरीके से। तो इस तरीके से जब चेन का निर्माण होता है तो इसमें हम ये देखते हैं कि किस लेवल पे जाके हमको वायरस नज़र आया। तो वो जो वैल्यू होती है वो सीटी वैल्यू होती है। इसको यहाँ पर समझें, इसकी एक सीटी वैल्यू मतलब साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू एक निर्धारित की हुई है कि मैक्सिमम 35 या 40 सीटी वैल्यू तक अगर हमें कोरोना वायरस नज़र आ जाता है तो हम ये मानते हैं कि ये व्यक्ति पॉजिटिव है। इस तरीके से चेन का निर्माण करते जाएं और हमें कोरोना वायरस नज़र नहीं आए तो हम ये मानते हैं कि जो आरटीपीसीआर टेस्ट है वो नेगेटिव है। देखो आरटीपीसीआर में हम क्या करते हैं, आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करते हैं और आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करते समय एक चेन का निर्माण होता है और वो जो चेन का निर्माण होता है वो चेन मतलब किस लेवल पे जाके हमें कोरोना वायरस नज़र आ जाता है उस चेन में, वो उस पेशेंट की सीटी वैल्यू होती है। कहने का मतलब है जैसे मान लो चेन का निर्माण करते समय, जैसे इस तरीके से ये चेन का निर्माण कर रहे हैं अपन, ये आरएनए को जब डीएनए में कन्वर्ट करते हैं उस समय जो चेन का निर्माण करते हैं, अब मान लो जैसे इसकी मैक्सिमम वैल्यू रखी है हमने 35 और हमें 35 वैल्यू पे जाके अगर हमें कोरोना वायरस नज़र आता है, इट मीन्स ये है कि पेशेंट के अंदर जो कोरोना का वायरल लोड है वो काफ़ी कम है। कहने का मतलब जितना ज़्यादा साइकिल नंबर होगा उतना ही कम वायरल लोड होगा।
अगर मान लो हमें 5 पे ही जाके हमें वायरस नज़र आ जाए मान लो, तो हम कहेंगे कि बहुत जल्दी हमें वायरस नज़र आ गया। तो इट मीन्स पेशेंट के अंदर जो है वायरल लोड या कोरोना के संक्रमण की जो तीव्रता है वो ज़्यादा है। ये हमने चर्चा करी CT वैल्यू की। RT-PCR के बाद जो दूसरा टेस्ट कोरोना की जांच के लिए किया जाता है वह है रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। इस तरह से इसकी एक किट होती है और यहाँ पर ब्लड की एक ड्रॉप डाल दी जाती है और उसके बाद ये देखा जाता है कि पेशेंट के अंदर अगर कोविड वायरस है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर वायरस के प्रति एंटीबॉडीज़ बनी होंगी। तो पेशेंट में एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हैं या नहीं है, इसकी जांच करने के लिए एंटीबॉडी टेस्ट किया जाता है। जब हम इसमें जांच करते हैं तो अगर हमें इस तरीके से केवल एक स्ट्रिप नज़र आए तो इट मीन्स टेस्ट नेगेटिव है, और अगर हमें इस तरीके से एक से ज़्यादा 2 या 3 अगर हमें गुलाबी धारियाँ नज़र आ जाती हैं तो इसका मतलब ये माना जाता है कि ये टेस्ट पॉजिटिव है। जनरली जो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ होती हैं वो IgG और IgM के रूप में होती हैं, IgG और IgM। तो जैसे हम इस स्लाइड में देख रहे हैं कि इस वाले टेस्ट में ना IgG एंटीबॉडी है ना IgM एंटीबॉडी है, इट मीन्स एंटीबॉडी बनी नहीं है। इट मीन्स ये वाला जो पेशेंट है वो नेगेटिव है। यहाँ हम देख रहे हैं कि इसमें जो IgM एंटीबॉडीज़ हैं वो प्रेजेंट हैं, इट मीन्स ये पेशेंट पॉजिटिव है। यहाँ हम देख रहे हैं कि IgG एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव है, इट मीन्स ये पेशेंट भी पॉजिटिव है। और यहाँ हमें दोनों एंटीबॉडीज़ नज़र आ रही हैं, IgG और IgM, इट मीन्स ये पेशेंट भी पॉजिटिव है। कहने का मतलब अगर शरीर में कोरोना वायरस आया होगा तो ही एंटीबॉडीज़ बनेंगी। तो एंटीबॉडीज़ अगर हमें मिलती है तो इट मीन्स पेशेंट को कहीं ना कहीं कोविड का इन्फेक्शन है या रहा है, ये हम इसके द्वारा मानते हैं। अब इसका एक मेन चीज़ ये है कि जब शुरुआती रूप से जब पेशेंट कोरोना से संक्रमित होता है तो उस समय हमें एंटीबॉडीज़ नहीं मिल पाती हैं शुरू के 2-3 दिन तक। इसलिए अगर कोरोना से अगर पेशेंट पॉजिटिव भी है लेकिन शुरू के 2-3 दिन तक हमें वो पेशेंट में एंटीबॉडीज़ नज़र नहीं आती और ये टेस्ट नेगेटिव शो करता है, इसलिए इससे ज़्यादा हम RT-PCR टेस्ट पे ज़्यादा रिलाई करते हैं। इसके अलावा हम जो टेस्ट करते हैं कोरोना की जांच के लिए वो है कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट में हम हमारे शरीर में जो रक्त कोशिकाएं हैं उनकी जांच करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे शरीर में RBC या लाल रक्त कणिकाएँ, WBC या श्वेत रक्त कणिकाएँ और प्लेटलेट्स, ये 3 प्रकार की ब्लड सेल्स पाई जाती हैं। इन्फेक्शन के समय पे ये तीनों प्रकार की रक्त कणिकाएँ अलग अलग रूप से अपने आप को प्रदर्शित करती हैं। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि कोरोना के केस में जो WBC हैं, जिन्हें हम श्वेत रक्त कणिकाएँ कहते हैं, ये कम हो जाती हैं। कम इसलिए हो जाती हैं कि इनका मेन कार्य जो होता है वो रोगों से लड़ना होता है, और रोगों से जैसे कोरोना वायरस जब शरीर में आता है तो उससे लड़ने के लिए ये अपने आप को खपा देती हैं या इनका शरीर में नुकसान होता है। तो WBC इसमें कम हो जाती हैं, और WBC में भी जो न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट्स हैं उनकी संख्या काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि जो WBC हैं उनमें न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट्स हैं, उनका ही मेन कार्य है बाहरी कोई भी बैक्टीरिया वायरस है उनसे लड़ना और शरीर को, बॉडी को इम्यूनिटी प्रदान करना। दूसरा हम देखते हैं कि RBC जो है लाल रक्त कणिकाएँ वो भी कम हो जाती हैं और हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है। लाल रक्त कणिकाएँ कम होंगी तो हीमोग्लोबिन भी अपने आप कम हो जाएगा। और तीसरा है ESR जो होता है, ये एक इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट बोलते हैं इसको। इरिथ्रोसाइट मतलब वही लाल रक्त कणिकाएँ, और लाल रक्त कणिकाएँ क्या हैं, कोई भी इन्फेक्शन के टाइम पर बहुत ज़्यादा टूटती हैं, तो उनके सेडिमेंटेशन की जो रेट होती है ESR जिसे हम कहते हैं, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ये किसी भी इन्फेक्शन के स्टेज में बढ़ जाती है। तो अगर हम कोविड के केस में देखेंगे तो हमें ESR बढ़ा हुआ मिलेगा, RBC और हीमोग्लोबिन कम मिलेगा, और WBC जिनमें विशेष रूप से न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट्स, इनकी संख्या हमें रिलेटिवली काफ़ी कम मिलेगी। एक और जांच
मुख्य रूप से कोविड में की जाती है वो है CRP। CRP का फुल फॉर्म है सी रिएक्टिव प्रोटीन। ये जो सी रिएक्टिव प्रोटीन है इसका निर्माण यकृत या लीवर में होता है और इसका क्या कार्य है कि यह मृत कोशिकाओं से जुड़कर उन्हें शरीर से बाहर निकालने का कार्य करती है। अब मृत कोशिकाओं से जुड़कर उन्हें शरीर से बाहर निकालने का कार्य इसका मेन रूप से है। तो ये जो सी रिएक्टिव प्रोटीन है, जब भी हमारे शरीर में कोई भी इन्फेक्शन की स्टेज होती है या कोई रूमेटॉइड आर्थराइटिस या इस प्रकार के इन्फेक्शंस हैं, क्रॉनिक इन्फेक्शंस हैं, उनके केस में भी ये सी रिएक्टिव प्रोटीन्स बढ़ जाता है। क्योंकि जब भी हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन होता है तो जो रक्त कोशिकाएं हैं उनका काफ़ी कुछ हनन होता है और उन मृत कोशिकाओं को शरीर से बाहर निकालने का काम ये सी रिएक्टिव प्रोटीन करता है। जो सी रिएक्टिव प्रोटीन है इसकी नॉर्मल वैल्यू 1 मिलीग्राम पर लीटर से कम होती है और अगर ये 10 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा हो जाती है तो इसका मतलब हम ये मानते हैं कि हमारे शरीर में कोई भी बहुत सीवियर इन्फेक्शन है। अगले टेस्ट की अगर हम बात करें तो डी डिमर टेस्ट है। जैसा कि हमने देखा है, कई बार हमें सुनने को मिलता है कि कोविड के पेशेंट्स में पेशेंट सही चल रहे थे, उनका फ़र्क भी आ रहा था उनको, लेकिन पता चला एकदम से उनको हार्ट अटैक हो गया या कोई ब्रेन स्ट्रोक हो गया और पेशेंट की मौत हो गई। तो ये ऐसा हमें क्यों देखने को मिलता है? जनरली क्या होता है कि कोविड के पेशेंट्स में एक हम टेस्ट करते हैं डी डिमर टेस्ट, ये हमें कई बार बढ़ा हुआ मिलता है। तो ये डी डिमर टेस्ट क्या है? देखिए, डी डिमर में क्या होता है या कोरोना के केस में क्या होता है कि ये जो हमारी रक्त वाहिनियाँ जो हैं, ये पूरी रक्त वाहिनी है, इन रक्त वाहिनियों में ये कोगुलेशन की प्रक्रिया हो जाती है। मतलब रक्त का कोई ना कोई थक्का बन जाता है और वो कहीं ना कहीं वाहिनियों में जाके या जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें जाके अटक जाता है। तो ये जब क्लॉटिंग की स्टेज जब होती है तो उस समय हमें देखने को मिलता है कि डी डिमर जो टेस्ट है वो बढ़ा हुआ मिलता है। तो एक तरीके से हमारे ब्लड में क्लॉटिंग की क्या स्थिति है, क्या लेवल है, उसको जांचने के लिए डी डिमर टेस्ट किया जाता है। यहाँ लिखा हुआ है डी डिमर का मतलब इंक्रीज कोगुलेशन या थ्रोम्बोसिस। कहने का मतलब बॉडी के अंदर थक्का बनने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, या थ्रोम्बोसिस भी बोलते हैं। रक्त का जो थक्का बन जाता है, कोई क्लॉट जम जाता है, उसको हम थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। तो वो हमें यहाँ देखने को मिलता है। इसके अलावा कोविड के पेशेंट्स का एक्सरे कराया जाता है। ये आपके सामने एक्सरे की फिल्म है। ये कोविड के शुरुआती समय की है और जब कोविड इंक्रीज़ हो गया है उस समय की है। एक्सरे में क्या हमें देखने को मिलता है कोविड के पेशेंट्स में? तो देखिए, जनरली कोविड के पेशेंट्स में एक तरीके से ये वाइट से जो अपन देख रहे हैं ना, यहाँ थोड़ा ज़्यादा हो गया है इस तरह का, इसको हम बोलते हैं ग्राउंड ग्लास हेजीनेस। एक तरीके से जैसे बर्फ़ जम जाती है ना, उस तरह का हमें नज़र आता है, या टूटा हुआ जैसे ग्लास होता है उस तरह की चीज़ हमें ग्लास के टुकड़ों जैसी नज़र आती है, जिसको हम बोलते हैं ग्राउंड ग्लास हेजीनेस। ये हमें एक्सरे या सीटी स्कैन में देखने को मिलती है। इधर हम जैसे सीटी स्कैन की बात करें तो ये सीटी स्कैन में शुरुआती लंग की पोजीशन है और ये जब कोविड सीवियर हो गया है तब के लंग की पोजीशन है। इसमें हम देख रहे हैं कि लंग में ये ग्राउंड ग्लास हेजीनेस तो है ही है, इसके अलावा ये अभी शुरुआती स्टेज है। बाद में लंग पूरी तरह से क्या हो गया, फाइब्रोज्ड हो गया है, मतलब पूरी तरीके से सिकुड़ गया है। एक तरीके से लंग की जो कैपेसिटी है वो ख़त्म हो गई है। ये हमें बाद में देखने को मिल रही है। तो ये जो हम सीटी करवाते हैं जिसको हम बोलते हैं HRCT, तो HRCT में हम क्या, इसमें टोटल 25 पॉइंट होते हैं। 25 पॉइंट का मतलब ये है कि हमारे जो लंग्स हैं, जो राइट लंग है उसमें 3 लोब होते हैं। एक ऊपर होता है अपर, मिडिल और लोअर, और लेफ़्ट की साइड में जो लेफ़्ट लंग है उसमें 2 लोब होते हैं, अपर लोब और लोअर लोब। तो इन पाँचों लोगों को 5-5 पॉइंट दिए गए हैं सीवियरिटी के आधार पर। अब ये देखा जाता है कि जैसे मान लो 25 में से अगर मान लो किसी के 13 पॉइंट अगर आए हैं तो इट मीन्स पेशेंट के 50% लंग्स में सीवियरिटी है। मतलब 12 साढ़े 12 से ज़्यादा हो गया तो 50% लंग्स में
सीवियरिटी है। तो मतलब हर लोब के 5-5 पॉइंट होते हैं। जैसे अपर लोब के 5 पॉइंट, मिडिल के 5, लोअर के 5। ऐसे ही लेफ्ट लंग की बात करें तो लेफ्ट अपर में 5 और लेफ्ट लोअर में 5। इसके द्वारा हमें ये भी पता चल जाता है कि हमारे दोनों लंग्स में से कौन सा लंग ज़्यादा अफेक्ट हुआ है, या जो भी लंग अफेक्ट हुआ है उसमें लंग्स का कौन सा हिस्सा ज़्यादा अफेक्ट हुआ है, अपर लोब, लोअर लोब या मिडल लोब। तो इस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, HRCT स्कैन करवाते हैं। एक और टेस्ट हमें बहुत सुनने को मिला है, IL-6। ये टेस्ट भी हम कोविड के पेशेंट्स का कराते हैं। IL-6 क्या है? तो देखिए IL-6 जो है ये एक प्रोटीन साइटोकिन है और ये एक मैसेंजर का कार्य करता है। जब भी हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन होता है तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है। कोई भी भारी आघातों के या फॉरेन बॉडीज़ के प्रति हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको एक्टिवेट करता है IL-6 और हमें स्प्रेड से बचाता है। कोई भी जो हमारे शरीर में संक्रमण हुआ है उसके स्प्रेड से ही हमें बचाता है। तो इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 0 से 16.4 pg/ml होती है। तो इन्फेक्शन या कोविड के केस में इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। धन्यवाद।